हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन के फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.2। उन क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूंगा कि हमारे सब्सटीट्यूशन के थॉट प्रोसेस क्या होते हैं। तो जो पहला थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है, देखिए हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एज सम वेरिएबल टी। आप इसको जेड भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, ए बी और सी, कुछ भी वेरिएबल यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन सब्सटीट्यूट किसको करते हैं, लीनियर फंक्शन को। अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन है, यहाँ पे x+2 है, यहाँ पे 2x+3 है, यहाँ पे 7 - 4x है। तो इन क्वेश्चंस को देख के मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ मेथड कि मैं इनको सब्सटीट्यूट करूंगा t। तो ऐसा हमने क्यों किया वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ 2x+3 को t, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे t = 2x+3। तो ये क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन का, ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा e⁻t और ये आएगा dx। लेकिन अब इंटीग्रेशन में क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो ये एलिमेंट है, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एलिमेंट सेम वेरिएबल का होना चाहिए जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है, dx। यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे dx नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए dt। ठीक है, तो हम इसलिए क्या करते हैं, जब भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो इस इक्वेशन को करते हैं डिफरेंशिएट, और उसको डिफरेंशिएट करके हम निकालते हैं t को इन टर्म्स dt इन टर्म्स ऑफ dx। तो यहाँ पे हम dt/dx निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 2। अब इसमें से हम निकालेंगे dx की वैल्यू, क्योंकि एक्सप्रेशन तभी dt में चेंज होगा। तो यहाँ पे dx की वैल्यू आएगी dt/2। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, e⁻t dt/2। तो इस तरह से हम सब्सटीट्यूशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जिस वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करते हैं वहां पे क्वेश्चन में वो भी पुट करते हैं, और dx की वैल्यू भी हम निकाल के डिफरेंशिएट करके वो वैल्यू भी हम पुट करते हैं, जिससे क्या होता है, पूरा जो इंटीग्रेशन है वो एक वेरिएबल में आ जाता है। यहाँ पे वो वेरिएबल क्या है, t। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आएगा e⁻t dt। e⁻x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है, वो e⁻x ही होता है, तो आएगा e⁻t+c। हमेशा ध्यान रखिए, आंसर हम वेरिएबल जो सब्सटीट्यूट किया है उसकी टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, हमेशा आंसर x की टर्म्स में ही लिखना होता है। तो वापस हम वैल्यूज क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, t की 2x+3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट इज द आंसर ऑफ 16th क्वेश्चन। अब मुझे पता कैसे लगा कि मुझे ये सब्सटीट्यूट करना है, तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए अगर आप किसी भी लीनियर फंक्शन को सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसमें जो dx की टर्म आती है उसमें क्या होता है, सिर्फ dt होता है, और एक कांस्टेंट टर्म आएगी हमेशा। वो कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, जो x के साथ होगा जो कांस्टेंट, वही कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और क्या होता है, जब भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो मैंने जैसे यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरे को यहाँ पे 2x+3 को t पुट करना है। ऐसा मैंने इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे e⁻t बन जाता है, और e⁻t का इंटीग्रेशन मुझे पता होता है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब सब्सटीट्यूट करते हैं द इंटीग्रेशन चेंजेस टू ए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वो होते हैं जिनके फॉर्मूले हमें पता होते हैं, जैसे e⁻x, sin x, cos x। ठीक है, इनके इंटीग्रेशन हमको पता है, तो उस फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन दिखता है तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस लीनियर को t पुट कर दूँ तो e⁻t आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। अब dx में मैंने बोला था यहाँ कांस्टेंट टर्म आती है, उससे क्या फायदा होता है, जो इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट ही आएगा बाहर, तो dx की जगह जो वेरिएबल आएगा वो dt ही आएगा। तो ये हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस तरह से हम इस सब्सटीट्यूशन के मेथड को ध्यान रखते हैं। अब एक और चीज यहाँ नोटिस करने वाली है, ये देखिए जब मैंने इंटीग्रेट किया, जैसे अगर मैंने इसको t रखता हूँ तो ये e⁻t आएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, e⁻t ही आएगा। लेकिन यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 2 से, और वो 2 क्या है, जो लीनियर फंक्शन था उसमें जो x के आगे जो कांस्टेंट है उससे वो डिवाइड हो रहा है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज को कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अगर e⁻x+b का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, 1/a e⁻x+b+c। जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसको हम कैसे ध्यान रखते हैं, देखिए लीनियर फंक्शन ऑफ x है तो उसको अज्यूम करिए कि वहां पे x ही लिखा हुआ है, तो वो क्या आएगा, e⁻x ही आएगा, क्योंकि हम जब उसको t पुट करते हैं तो e⁻t का ही इंटीग्रेशन आता है। लेकिन क्या आता है, डिवीजन में x के आगे जो कांस्टेंट टर्म है उससे वो डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए अगर मेरे को पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x+c होता है, तो अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है 1/-2x+3 का इंटीग्रेशन, तो ये भी क्या है, लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो अज्यूम करिए कि ये भी x ही है, तो dx/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, दैट इज log ऑफ mod x। x की जगह क्या आएगा, -2x+3। लेकिन अब वो डिवाइड हो जाएगा -2 से, क्योंकि वो जो कांस्टेंट होता है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं इंटीग्रेशन मानता हूँ sin ऑफ -x+3 dx, अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता है ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मतलब इसको x मानेंगे। तो अगर ये है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, सिर्फ x के आगे जो कांस्टेंट टर्म है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस कॉस, और -1 से मैंने उसको डिवाइड कर लिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और देखिए अगर cos ऑफ ax+b dx लिखा हुआ है तो इसका क्या आएगा, जो cos का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन, और डिवाइड हो जाएगा a से। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़े से और फॉर्मूले देखते हैं। जैसे हमको पता है sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन 22 में नोटिस करिए, यहाँ पे क्या है, sec² ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ x। तो लीनियर फंक्शन ऑफ x मतलब इसको हम x ही अज्यूम कर सकते हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन tan ही आएगा, tan ऑफ 7 - 4x। लेकिन x के आगे जो कांस्टेंट टर्म है उससे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, -1/4 tan ऑफ 7 - 4x + c।
तो ये 22nd क्वेश्चन का है आंसर। ठीक है, उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 7 - 4x को t सब्सटीट्यूट करिए, यही आंसर आपका आएगा। और कौन से फॉर्मूले हैं जहाँ पे देखिए, अगर एक फॉर्मूला मैं कंसीडर करता हूँ tan x का, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod sin x प्लस c। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है tan ऑफ 2 - 5x, तो उसका मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/5, -5 से मैंने डिवाइड कर लिया, और अंदर क्या आएगा, log ऑफ sin ऑफ 2 - 5x। तो ये जो लीनियर फंक्शन ऑफ x है वो x के इक्वल ही होता है, उसी के बराबर होता है, उसका इंटीग्रेशन सेम रहता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म होती है x के आगे, उससे हम करते हैं उसको डिवाइड। इस तरह से हम और भी बहुत सारे फॉर्मूले, स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मूले हैं उसको जनरलाइज कर सकते हैं। बुक्स में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले दिए होते हैं, तो उनको सबको याद करने की जरूरत नहीं होती है, इस तरह से हम उनको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे नोटिस करने वाली है, एक लीनियर फंक्शन दिख रहा है मुझे अंडर रूट में। ठीक है, तो अगर हम इसको मैं टी पुट करूंगा तो dx में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे तो dt आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगी, तो ये तो dt ही रहेगा, और यहाँ पे t आएगा तो t रेज टू पावर हाफ आएगा, ये भी t की टर्म्स में आएगा, t - 2 आएगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे x रेज टू पावर n, बेसिकली t रेज टू पावर समथिंग का फॉर्मूला बन जाएगा, तो उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, लीनियर फंक्शन को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं t सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कभी भी अंडर रूट में है आप t सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, मैं इसको t स्क्वायर सब्सटीट्यूट करूंगा। t स्क्वायर मैं इसलिए सब्सटीट्यूट करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, और कोई रीजन नहीं है। अगर आप t भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा जो मैं यहाँ पे निकालूंगा। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, इससे तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, लेकिन dx निकालना पड़ेगा, तो हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा यूजिंग चेन रूल 2t dt by dx, राइट साइड में आएगा 1, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। मैं इसको इस तरह से ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड में आप डिफरेंशिएट करिए टी स्क्वायर को, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2t, उसके साथ सिर्फ लिख लीजिए एक उसका एलिमेंट दैट इज dt, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, उसके साथ उसका एलिमेंट लिख लीजिए dx। तो मैं इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करने के बजाय मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2t dt इक्वल टू dx। देखिए आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी आप कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमको dx की वैल्यूज डायरेक्टली मिल गई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, dx की जगह आ जाएगा 2t dt, और x प्लस 2 क्या है, t स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर आएगा t, और x की जगह लिख देंगे t स्क्वायर माइनस 2। अब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब हम कंबाइन कर लेंगे t की पावर को, तो आएगा t4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये 2 आएगा कॉमन। ऑब्वियसली हम कॉमन ले सकते हैं, कांस्टेंट हमको बाहर निकाल सकते हैं, हमको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। अब मैं यहाँ पे x रेज टू पावर n का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, वो फॉर्मूला ये है, x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या आएगा, t रेज टू पावर 4+1 अपॉन 4+1, यहाँ पे आएगा t रेज टू पावर 2+1 अपॉन 2+1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे आंसर ध्यान रखिए, हमेशा x की टर्म्स में पुट करना होता है, तो x t की वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर देखिए, अगर इसमें भी मुझे इस फॉर्मूले को जनरलाइज करना हो, तो यहाँ पे अगर लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन है तो मैं लिख सकता हूँ सेम फॉर्मूला n+1, सिर्फ डिवाइड किससे होगा, जो एक्स के आगे कांस्टेंट है उससे हम कर देंगे उसको डिवाइड। तो इस तरह से हम बहुत सारे फॉर्मूलेज को जनरलाइज कर सकते हैं जिसमें लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है। तो लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स को टी रखते हैं तो उससे हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती है, इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लीनियर फंक्शन है तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन कंटिन्यू करूंगा, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सब्सटीट्यूशन का सेकंड थॉट प्रोसेस क्या होता है। वेलकम बैक गाइस, इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज अगर किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लीनियर फंक्शन होता है तो हम उस लीनियर फंक्शन को पुट कर सकते हैं इक्वल टू टी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिस्कस करेंगे, दैट इज वी विल सब्सटीट्यूट। व्हाट वी विल सब्सटीट्यूट, वी विल सब्सटीट्यूट सच दैट वी विल रिमूव द फ्रैक्शनल पावर्स ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में नोटिस करिए, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स रेज टू पावर हाफ, यहाँ पे भी एक्स रेज टू पावर हाफ है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे एक्स रेज टू पावर हाफ, एक्स रेज टू पावर 1/3। तो ये जो x की पावर्स हैं दे आर फ्रैक्शनल पावर्स, तो हमको इस तरह से सब्सटीट्यूशन करना है ताकि ये फ्रैक्शनल पावर यहाँ से हट जानी चाहिए। तब जब हम ऐसा सब्सटीट्यूशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इस 10th क्वेश्चन से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 7.2 क्वेश्चन। तो अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स, अब मुझे अंडर रूट ऑफ एक्स हटाना है, तो मैं एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, आई विल सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। उससे क्या होगा, यहाँ पे ये टी आ जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, तो बेसिकली स्क्वायर रूट की टर्म यहाँ से हट जाएगी। तो यही हमारा आइडिया होता है, दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब हम जब भी वेरिएबल्स को सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ dt। तो हम इस ये जो हमने सब्सटीट्यूट किया है, नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dx by dt इक्वल टू 2t। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। अब हम यहाँ से dx की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ dt। मैंने आपको एक मेथड और बताया था कि वी कैन, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx लिखेंगे यहाँ पे, इसका आएगा 2t dt। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा 2t dt, x की जगह लिख दूंगा मैं t स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर आएगा 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई dt। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, t कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t माइनस 1 dt। अब यहाँ पे t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन गया है dt अपॉन t माइनस 1। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन का डिवीजन है। तो ये जो इंटीग्रेशन है दिस इज लाइक सिमिलर टू dt बाई t। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे, दैट इज dx बाई x का इंटीग्रेशन, दैट इज log ऑफ mod x। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod t माइनस 1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाई 2।
तो हम ऐसा तब कर सकते हैं जब लीनियर फंक्शन होता है। सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। उस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो भी लीनियर फंक्शन होता है उसका जो कांस्टेंट होता है हम उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसका कांस्टेंट 1 है तो डिवीजन में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ध्यान रखिए हमेशा आंसर को एक्स की टर्म्स में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो था इंटीग्रेशन था एक्स की टर्म्स में। तो हम यहाँ पे वापस टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो टी की वैल्यू आएगी रूट एक्स। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज द क्वेश्चन 10th ऑफ एक्सरसाइज 7.2। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर एक्सरसाइज। अब यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स है तो हम क्या करेंगे, एक्स को सिमिलर तरीके से सब्सटीट्यूट करेंगे टी स्क्वायर। उससे क्या होगा, यहाँ पे ये अंडर रूट की जो टर्म है यहाँ से हट जाएगी। उसमें भी क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। तो ये वैल्यू हम डी एक्स की जगह यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स की जगह हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे टी स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, न्यूमरेटर में आएगा टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा टी प्लस 1, डी एक्स की जगह आएगा 2t dt। अब मैं क्या करूंगा, 2t को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये आएगा 2t क्यूब। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2t क्यूब डिवाइडेड बाई t प्लस 1 dt। अब देखिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि डिनोमिनेटर में कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पे देखिए t प्लस 1, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन को पुट कर लेते हैं सम अनदर वेरिएबल एज z। ठीक है, तो कभी भी अगर लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है, लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल, उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं सम अनदर वेरिएबल। उसको मैं मान लेता हूँ z इक्वल टू टी प्लस 1। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी जेड इक्वल टू डी टी। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको डी टी की वैल्यू भी किसकी टर्म्स में पुट करनी पड़ेगी, z की टर्म्स में, दैट इज डी जेड। तो देखिए इससे एक्सप्रेशन कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे देखिए। तो अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे z इक्वल टू टी प्लस 1 तो t की जगह लिखेंगे हम z माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा z माइनस 1 का क्यूब। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले गया और t प्लस 1 की जगह लिख दिया मैंने z, और dt क्या आ गया dz। लीनियर एक्सप्रेशन को जब भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं dt हमेशा dz की टर्म्स में ही आएगा। उसके अलावा और क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आती है। वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्वेबल है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, अब इसको z को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। पहले मैं लिख लूंगा z क्यूब बाई z अलग कर लूंगा, माइनस 1 बाई z अलग कर लूंगा, माइनस 3z z माइनस 1 बाई z में अलग कर लूंगा। तो इसको मैं पूरे एक्सप्रेशन को z से डिवाइड कर लूंगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, z स्क्वायर माइनस 1 बाई z माइनस 3z प्लस 3 dz। ठीक है, तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया अब x रेज़ टू पावर n का क्वेश्चन। तो इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा z क्यूब बाई 3, 1 बाई z का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड z, जो मैंने पहले भी फॉर्मूला लिखा, और z का इंटीग्रेशन आएगा z स्क्वायर बाई 2, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है z। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप नोटिस करिए, जैसे ही मैंने लीनियर फंक्शन को z सब्सटीट्यूट किया तो ये एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, x रेज़ टू पावर n की फॉर्म में एक क्वेश्चन चेंज हो गया, और उसको हमने इजीली सिंप्लीफाई कर लिया। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जितनी कम टर्म्स होगी उतना हमारा फायदा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम इस तरह से ध्यान रखते हैं, कभी भी लीनियर फंक्शन डिनोमिनेटर में आता है तो हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं सम अनदर वेरिएबल z। तो अब ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 10th क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर एक्सरसाइज। अब हम आंसर हमेशा z में नहीं लिख सकते हैं, आंसर हमेशा हम लिखेंगे x की टर्म्स में, क्योंकि क्वेश्चन x की टर्म्स में था। तो z की जगह हम लिखेंगे t प्लस 1, और t की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, t क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो z जहाँ पे भी है वहाँ पे मैं लिख लूंगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। तो आप इस एक्सप्रेशन में z की जगह पुट कर दीजिए अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, तो पूरा आंसर आ जाएगा x की टर्म्स में। वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज द 10th क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर एक्सरसाइज। अब हम सॉल्व करते हैं 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x रेज़ टू पावर हाफ और यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1/3। तो अगर मुझे पावर हाफ हटानी है तो मेरे को क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए, x की जगह रखना चाहिए टी स्क्वायर, तो ये पावर हाफ हट जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर t की पावर 2/3 आ जाएगी। लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर x को t क्यूब पुट करता हूँ तो ये जो फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिर पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब डिफरेंट फ्रैक्शनल पावर्स होती हैं तो यहाँ पे ये जो 2 और 3 है आप उसका एलसीएम ले लीजिए, तो आएगा 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे x इक्वल टू टी रेज़ टू पावर 6। जब आप टी रेज़ टू पावर 6 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा टी क्यूब और ये आएगा टी स्क्वायर। तो देखिए दोनों फ्रैक्शनल पावर्स यहाँ पे हट जाएंगे। अब हमने सब्सटीट्यूट किया है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी एक्स इक्वल टू 65 dt। तो इसकी वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, dx की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह लिख देंगे टी रेज़ टू पावर 6 डिनोमिनेटर में। तो ये एक्सप्रेशन आएगा टी क्यूब, ये आएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 6 टी रेज़ टू पावर 5 dt। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/t क्यूब प्लस टी स्क्वायर 6 टी रेज़ टू पावर 5 dt। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में से टी स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ और 6 कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, टी स्क्वायर और टी रेज़ टू पावर 5 को कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये आएगा टी क्यूब। तो एक्सप्रेशन चेंज हो गया, टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 dt। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा 10th क्वेश्चन था, उसमें क्या बन रहा था एक्सप्रेशन, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 dt। तो यहाँ पे नोटिस करिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, लीनियर फंक्शन ऑफ t। अब हम इसको फिर से क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, वी विल सब्सटीट्यूट एज सम वेरिएबल z, क्योंकि लीनियर फंक्शन जब भी डिनोमिनेटर में है उसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हम सेम ही मेथड लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में 6 टाइम्स का मल्टीपल था, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में 2 टाइम्स का मल्टीपल था, यहाँ पे 6 टाइम्स का मल्टीपल है। तो आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि कभी भी फ्रैक्शनल पावर्स में होती है x
तो हम x को ऐसा सब्सटीट्यूशन करते हैं ताकि वो फ्रैक्शनल पावर्स वहां से हट जाएं, तो हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सिंप्लीफाई हो जाता है। और सेकंड कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि डिनोमिनेटर में कभी भी एक लीनियर फंक्शन आता है, उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं सम अदर वेरिएबल z, तो क्या होता है क्वेश्चन जो होता है इंटीग्रेशन का ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक गाइस टू द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट्स पार्ट 3। लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि अंडर रूट में वेरिएबल एक्स होता है तो उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं टी स्क्वायर, और अगर डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी टाइप, उसको भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जेड, जिनसे क्या होता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाते हैं। अब इस वीडियो में मैं एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली देख के ही पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के और 2 क्वेश्चन है एग्जाम्पलर एक्सरसाइज के। तो देखिए हम वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप के क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शंस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस तरह से जिसका डिफरेंशिएशन गिवन होता है इन द न्यूमरेटर ऑफ द इंटीग्रल। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कोई भी एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल या फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है। अगर एक वेरिएबल इस तरह से हमने लिया हुआ है दैट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स आएगा 2x माइनस 2। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल था, जिसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गया डिग्री 1 का पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर मैं पॉलिनोमियल लेता डिग्री 3 का इस तरह से और उसको डिफरेंशिएट करता तो मुझे मिल जाता डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल से रिड्यूस होकर क्या होता है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस को तो x की पावर n का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो x n माइनस 1 आता है, तो उससे क्या होता है एक डिग्री रिड्यूस हो जाती है। और इस तरह से क्या है, अब देखिए मैं इस तरह से डी बाई डी एक्स की फॉर्म में नहीं लिखूंगा। जितने भी क्वेश्चंस में सॉल्व करता हूं मैंने आपको एक तरीका बताया हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं u का डिफरेंशिएशन, वो तो हो गया 1, और यहाँ पे इसका एलिमेंट लिख लीजिए लेफ्ट साइड में दैट इज du, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। और राइट साइड में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x माइनस 2, और x का एलिमेंट वो क्या है dx, उसके साथ लिख लीजिए। ये जो है एक स्टेप आपका एक बच जाएगा। इसके बाद में हम इसके बाद में यही लिखते हैं, इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिमिलर तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ du आएगा और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 6x स्क्वायर और x का एलिमेंट क्या आएगा dx। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में क्या होता है एक डिग्री कम हो जाती है। इसका हम यूज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दिखने में बहुत ही ट्रिवियल सी लग रही है बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए अगर इस तरह से भी कोई फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है बट इसमें क्या है ये रूट का फंक्शन है, तो इसमें भी क्या है x की पावर समथिंग का फंक्शन है। ठीक है, इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u का 1 आएगा, उसका एलिमेंट du, रूट x का आएगा 1/2 रूट x। डिफरेंशिएशन आपको आसानी से आना चाहिए अगर आप इंटीग्रेशन में को करना चाहते हैं, तो आपका यू शुड बी कंफर्टेबल विद द डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका x का एलिमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है डिग्री हाफ, x की पावर हाफ है, उसको हमने रिड्यूस किया 1 से, तो क्या है डिग्री माइनस हाफ। तो ये तीनों चीजें मैं तीनों में एक ही चीज कॉमन है कि हम जब किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी रिड्यूस जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम इसी तरह से करते हैं डी बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर उसी से एलिमेंट को वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिस तरह के हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो हम सब्स्टिट्यूट उस वेरिएबल को करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन एक डिग्री कम होता है, और वो कहाँ पे होता है न्यूमरेटर ऑफ द इंटीग्रल में होता है। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं, उसके बाद में डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ नोटिस करिए ये डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ डिग्री 2, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। ठीक है, अब मैंने तो आपको बोला हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन का होना चाहिए न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो ये है डिफरेंशिएशन के बाद का पार्ट, तो ये होगा डिफरेंशिएशन के पहले का पार्ट, क्योंकि डिग्री 2 को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें डिग्री 1। तो मैं क्या करूंगा इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सम वेरिएबल u, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा du इक्वल टू इसका आएगा माइनस 8x, 9 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा और उसका एलिमेंट dx। तो उससे क्या होगा यहाँ पे x dx जो है, यहाँ पे x dx इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा माइनस du बाई 8, तो ये चीज तो du की टर्म्स में आ जाएगी और इसको मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया u। तो इस तरह से जो हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो एक नए वेरिएबल में आ जाएगा -1/8 du बाई u। ठीक है, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, तो इसके बाद में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया देखिए मैं फिर से आपके साथ रिवाइज करता हूं कि बेसिकली एक हायर डिग्री के फंक्शन का लोअर डिग्री के फंक्शन के साथ हम कॉम्बिनेशन चेक करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, डिग्री 2 विद डिग्री 1। तो डिग्री 2 को सब्स्टिट्यूट करिए, डिग्री 1 जो होगा वो न्यूमरेटर में अगर है तो वो क्या होगा अपने आप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन द वेरिएबल जिसकी फॉर्म में आपने सब्स्टिट्यूशन किया है। उसके बाद में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या आएगा -1/8 लॉग ऑफ मॉड u प्लस सी, ये तो 1/u का इंटीग्रेशन होता है, और आंसर हमेशा लिखेंगे x की टर्म्स में, तो u की वैल्यू वापस ये सब्स्टिट्यूट हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का x की टर्म्स में। तो ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है डिग्री 3। ठीक है, न्यूमरेटर में हमें क्या दिख रहा है डिग्री 2, और विद कौन सी टर्म है उसके साथ में dx की टर्म है। तो नोटिस करिए अगर मैं डिग्री 3 को सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये न्यूमरेटर में पार्ट है,
तो ये क्या हो जाएगा, डी यू की टर्म्स में अपने आप हट जाएगा। तो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यू, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3x क्यूब। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर की ही टर्म आएगी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो अपने आप हट जाएगा। तो मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन बनाया हायर डिग्री टू लोअर डिग्री, जिनका डिफरेंस क्या है 1, डिग्री 3 डिग्री 2। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिग्री 2 डिग्री 1। अब मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये आएगा डी यू बाई 9। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं डी यू बाई 9, तो ये आएगा डी यू बाई 9 और यहाँ पे आएगा यू क्यूब। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। यू की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू की पावर -3 + 1 अपन -3 + 1 + c। ये एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी इसके बराबर, और यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे भी हमने सेम ही चीज अप्लाई करी, डिग्रीज को हमने कंबाइन किया, हमने एक कॉम्बिनेशन फाइंड किया इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। वो कॉम्बिनेशन क्या था, ऐसे दो पॉलिनोमियल फंक्शंस जिनके बीच में 1 डिग्री का फर्क है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी को हमें ध्यान रखना है। और अगर आपने किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन आसानी से सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा डिग्री का फंक्शन है, डिग्री 2 का फंक्शन है, और ये क्या है यहाँ पे डिग्री 1 का फंक्शन है। तो इसका मतलब इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ dx भी आ जाएगा, और ये क्या है न्यूमरेटर में ही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, ये डिग्री 2 का फंक्शन है जैसे पिछले क्वेश्चन थे, और ये न्यूमरेटर में क्या है, ये डिग्री 1 का फंक्शन है। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा u इसको x² + x + 1। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो du क्या आएगा 2x + 1 dx। ठीक है, अब आप यहाँ नोटिस करिए, अगर मैं इसे 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या आएगा 2x + 1, और ये क्या है dx। तो ये पार्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ du, और ये क्या आएगा √u। तो आप इजीली √u du को इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे डिग्री 2 का फंक्शन इक्वल टू u, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2c² x dx। उससे क्या होगा, x dx की टर्म को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो आएगा u, और बाकी सब क्या कांस्टेंट आएंगे 3a/2c², तो उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी du/u की फॉर्म में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस यहाँ पे आप कर लीजिएगा। मैं आपके साथ थोड़े और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस नहीं है, यहाँ पे e की पावर का भी फंक्शन है, cos का भी फंक्शन है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ नोटिस करता हूँ क्वेश्चन में तो मुझे दिख रहा है डिग्री 2 डिग्री 1, यहाँ पे क्या है डिग्री हाफ, और ये क्या है डिग्री -हाफ। तो यही तरीके से मैंने यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। दिस इज डिग्री 2 टर्म x², यहाँ पे क्या है डिग्री 1 टर्म। तो हम इस तरह से सोचते हैं कि अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये तो कंज्यूम हो जाएगा du में, तो ये तो बेसिकली du ही लिखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा e की पावर u। तो du/e की पावर u उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि e की पावर x का हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये क्या है डिग्री हाफ है, तो और ये क्या है डिग्री -हाफ। तो डिग्री -हाफ जो है वो dx के साथ कंज्यूम हो जाएगा, और ये तो आ जाएगा du, और ये आएगा cos ऑफ u। तो बेसिकली cos थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, तो उसके फॉर्मूले तो हमें पता है, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमने इस तरह से यहाँ पे अप्लाई किया। तो u को लिखेंगे x², du को क्या आएगा 2x dx, x dx के लिए लिख लीजिए आप du/2, तो आएगा du/2 e की पावर u, उसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, डिग्रीज को रिड्यूस करना है 1 से, और उन टर्म्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जो आइडेंटिफाई करेंगे, जो वेरिएबल होगा तो वो तो du में चला जाएगा। उसके अलावा कांस्टेंट टर्म्स तो क्या होगी, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, जैसे इस केस में 2 बाहर आ जाएगा, उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जो बाकी इंटीग्रेशन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज लाइक cos थीटा एंड दिस इज लाइक e की पावर t, तो इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी तो नहीं है बट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सेम ही कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में नोट करेंगे दिस इज अ डिग्री 2 फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये क्या है डिग्री 1 पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा आइडिया क्या है, इसी को सब्सटीट्यूट करेंगे t। तो इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ u = x² + 9, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 2x dx। तो यहाँ देखिए x dx ही आ रहा है, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन x dx ही आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 3x होता सिर्फ, तो इस क्वेश्चन को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता था, क्योंकि x dx तो यहाँ से हट जाता du/2, और ये आ जाता √u, तो उसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये अलग से एक -1 आ रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। उस केस में क्या करते हैं, जितना पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं उसको तो हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये पार्ट तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम इस तरह से सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व कर लेंगे, और ये जो पार्ट है ये भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं आपको बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या होता है। ये तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो है एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.4 से जस्ट पहले। ये फॉर्मूला होता है dx/x² + a²। तो वो फॉर्मूले हैं उस एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.41 में। और यहाँ पे फॉर्मूले क्या है, dx/√क्वाड्रेटिक, dx/क्वाड्रेटिक, इस तरह के फॉर्मूले हैं। वो dx बेसिकली क्या, नीचे अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उन सबके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। यहाँ पे x² + 3² है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log of x + √x² + 9 + c। तो देखिए मैंने क्या किया, सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। इसमें क्या किया हमने, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा du/2, तो x dx आ जाएगा du/2, तो ये बेसिकली du है, कांस्टेंट को हटा दो, ये आएगा √u। इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर लेना। तो अब मैं आपके साथ एक बार रिकैप करता हूं जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो देखिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिग्री 2 डिग्री 1,
डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 3, डिग्री 2, यहाँ पे देखिए डिग्री 1/2, डिग्री माइनस हाफ dx के साथ में डिग्री 2, डिग्री 1, न्यूमरेटर में क्या है डिग्री 1, तो वो यहाँ पे क्या है डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 1, और इसके बाद में इसको हमने अलग कर लिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें देख के हम इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री लेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस तरह से इंटीग्रेशन में काफी यूजफुल होता है पॉलिनोमियल फंक्शंस में। वेलकम बैक गाइस टू द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट्स पार्ट 4। तो लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया 1 डिग्री लेस कॉम्बिनेशन, डिग्री 3 से डिग्री 2, डिग्री 2 से डिग्री 1 और डिग्री हाफ से डिग्री माइनस हाफ। जनरली ये कॉम्बिनेशन हमें दिखते हैं पॉलिनोमियल क्वेश्चंस में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अलजेब्रिक क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, उसी कॉन्सेप्ट को मैं ले जाऊंगा एक नेक्स्ट लेवल पे। तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 2 एग्जाम्पलर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो मैं एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, एक नया मेथड यहाँ पे और डिस्कस करूंगा, और फिर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पार्ट 3 में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और पार्ट 4 के कॉन्सेप्ट के दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो डिग्री 4 की टर्म है, x⁴, न्यूमरेटर में जो टर्म है वो है डिग्री 1 की टर्म, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता x/x² -1, तो ये क्या हो जाता डिग्री 2 की टर्म, डिग्री 1 की टर्म, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए पार्ट 3 में, उससे हम आसानी से सॉल्व कर लेते। तो इसका मतलब यहाँ पे x² होना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं क्या बोलता हूँ, इवन डिग्री और डिग्री कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस तरह से हम वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं। तो यहाँ हमें x² चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को लिख लेंगे x² का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख लूंगा x dx/x² का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए अब डिग्री 2 और डिग्री 1 कॉम्बिनेशन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट तो du में कंज्यूम हो जाएगा, डिग्री 2 इसको u लिखेंगे तो, और नीचे आएगा क्वाड्रेटिक। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के फॉर्मूलेज होते हैं एक्सरसाइज 7.4 से जस्ट पहले गिवन है। तो अगर आपको फॉर्मूले पता भी नहीं है तो भी मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, वो आप देखिएगा मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। तो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, डिग्री 2 की टर्म को लिखेंगे हम u, इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट, तो du आएगा 2x dx। तो x dx की जगह मैं लिख लूंगा यहाँ पे du, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा u² -1, ठीक है। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे a² - b² टाइप का एक्सप्रेशन है, तो मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ u+1 एंड u-1। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन होती है डिनोमिनेटर में, उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक जनरल मेथड आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो मेथड क्या है, देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे नोटिस करिए एक कांस्टेंट टर्म है, उनका डिफरेंस वो क्या है, u+1 माइनस ऑफ u(-1), वो क्या आएगा 2 आएगा। इनका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट टर्म 2, वो डिफरेंस मैं क्रिएट करता हूँ न्यूमरेटर में। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस इंटीग्रेशन को क्वेश्चन को ऐसे लिख लेता हूँ u+1 माइनस ऑफ u-1, और डिनोमिनेटर में यही टर्म रहेगी, ठीक है। अब इनका डिफरेंस एक्स्ट्रा आ गया 2, जो न्यूमरेटर में नहीं था, यहाँ तो 1 ही था, तो मैं क्या करूंगा, इनके डिफरेंस से डिवाइड भी करूंगा, दैट इज 1/2। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस से डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से हम फैक्टर्स का डिफरेंस जो है कांस्टेंट होता है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। सिमिलर तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक भी लगाई जाती है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में फॉर्मूले होते हैं, तो अगर मेरे को ऐसे कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है डिनोमिनेटर में, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कैलकुलेशन नहीं करता, मैं इसी तरह से कैलकुलेशन करता हूँ। लेकिन अगर आप अब यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे तो अगर आ रहा है कांस्टेंट डिफरेंस, अगर कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आता, यहाँ पे 2u+1 होता और यहाँ u-1 होता, उस केस में हम क्या करते, तो वो भी मैं आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। पहले देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनकी दोनों टर्म्स को अलग कर लेंगे, 2 इंटीग्रेशन बनाएंगे, 1/4 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, और इस पार्ट को अलग लिख लेंगे, u+1 कैंसिल आउट होएगा, तो ये आएगा du/u-1, यहाँ पे क्या आएगा du/u+1। फिर अब मैंने डिस्कस करके किया था मैंने सेकंड पार्ट में, लीनियर फंक्शन है तो इसको हम सीधे कर सकते हैं इंटीग्रेट, ये क्या आएगा log ऑफ u-1, ये आएगा log ऑफ u+1। अब हम log का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log a माइनस log b, वो क्या होता है log ऑफ a/b, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ mod ऑफ u-1/u+1, ठीक है। तो इस पे बेस्ड अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 में मैंने आपको बताया कि du इस तरह के जब क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस होते हैं उसके फॉर्मूले स्टैंडर्ड गिवन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मेरे को ये मेथड आपके साथ डिस्कस करना था। इसी तरीके से ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होता है, x² - a², इसके 2 फैक्टर करते हैं x + a, x - a, फिर उनका डिफरेंस लिखते हैं हम न्यूमरेटर में, और उसी तरह से डिवीजन में क्या आएगा उनका डिफरेंस, दैट इज 2a, और उसी तरह से फिर ये ब्रेक करके हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स होते, तो इसको जनरली लोग करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके, उससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेरे को मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, उसका तरीका क्या है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो उसमें u की टर्म भी आएगी, तो मुझे वो u की टर्म नहीं चाहिए। तो इसका आइडिया क्या होता है, हम u के आगे का जो कोफिशिएंट है वो सेम बना लें किसी तरीके से। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, उससे क्या होगा, यहाँ पे आएगा 6u, यहाँ पे भी आएगा 6u। तो इस पार्ट को अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो 6 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख लूंगा, ठीक है, 6u+3 आएगा यहाँ पे 6u-4। अब देखिए तो बेसिकली मैंने क्या किया, u का कोफिशिएंट सेम बना लिया, तो इसके लिए मैंने इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जो जिससे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में उसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेसिकली 1 से ही मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो 2 फैक्टर्स बन गए डिनोमिनेटर में,
और उनका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म है, 6u कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंस क्या आएगा 7। तो अब मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस लिख लूंगा न्यूमरेटर में जैसे मैंने पहले लिखा था, और इनके डिफरेंस से आ रहा है 7, तो 1/7 से मैं डिवाइड कर लूंगा डिफरेंस से। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 6/7 बाहर आ जाएगा और एक टर्म आएगी du अपॉन 6u-4, यहाँ पे आएगा du अपॉन 6u+3। फिर हम इनके इंटीग्रेशन कर लेंगे, लॉग में फॉर्मूला आएगा log 6u-4 6u+3 उसके बाद में आप u की वैल्यू जो भी है सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में है और उसके फैक्टर्स अगर आप कर सकते हैं तो इसी तरह से आप डिफरेंस क्रिएट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगा के लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जनरली क्वाड्रेटिक या क्यूबी तक ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल मेथड होगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, न्यूमरेटर में डिग्री 5 की टर्म है, डिनोमिनेटर में डिग्री 12 की टर्म है। लेकिन अगर यहाँ पे डिग्री 6 की टर्म होती, 1 डिग्री लेस कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाता और ये क्वेश्चन मैं आसानी से सॉल्व कर लेता। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इवन डिग्री और डिग्री कॉम्बिनेशन यहाँ पे ढूंढना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इसको x6 का होल स्क्वायर लिख लूँ तो मुझे मिल जाएगा डिग्री 1 लेस कॉम्बिनेशन, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था ताकि मैं आसानी से इसको सॉल्व कर लूँ। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस डिग्री 6 की टर्म को u लिखता हूँ तो ये क्या आएगा, डिग्री 5 की टर्म जो है वो dx के साथ कंबाइन होकर du में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा du अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। उसके अलावा क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म्स आएंगे। तो ये आएगा du अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, ये हमें हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, वो एक्सरसाइज 7.4 से पहले एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो आपको याद करने जरूरी है। तो मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करूंगा। बेसिकली क्या है, अपॉन क्वाड्रेटिक में कभी भी होता है इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो du आएगा 6x⁵ dx, और यहाँ से x⁵ dx को मैं लिख लूंगा du डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस u स्क्वायर। दिस इज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या है, अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करेंगे ये a पार्ट है दैट इज 1 स्क्वायर, यहाँ पे है u स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/a में तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और tan इनवर्स u बाय 1 प्लस c। ठीक है, u की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर x की टर्म्स में, क्योंकि आंसर हमेशा x की टर्म्स में लिखते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी क्या है, ऑड डिग्री इवन डिग्री कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का। इसमें अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे डिग्री 4 की टर्म है, ऊपर 2 टर्म्स हैं, डिग्री 3 की टर्म है और एक डिग्री 1 की टर्म है। डिग्री 4 और डिग्री 3 को तो मैं अलग करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रेशन को इस पार्ट में एक अलग ब्रेक कर लेता हूँ और एक पार्ट में ये बना लेता हूँ। ठीक है, अब इस पार्ट के लिए क्या है, इसमें देखिए डिग्री 4 है और डिग्री 1 है, तो मुझे अगर यहाँ डिग्री 2 की टर्म होती तो और यहाँ डिग्री 1 की टर्म होती तो मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता था उसको सब्स्टिट्यूट करके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं सेम कॉन्सेप्ट इवन डिग्री और डिग्री कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी इसी पार्ट में डिस्कस किया डिटेल में, तो पहले इसको रहने देते हैं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये डिग्री 4 की टर्म है और न्यूमरेटर में क्या है, डिग्री 3 की टर्म है विद dx। तो मैं क्या करूंगा, डिग्री 4 की टर्म को लिख लेता हूँ u इज इक्वल टू x⁴ - 9 du आएगा 4x³ dx, x³ dx को क्या लिख लेंगे du डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे आएगा du बाई u। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 log ऑफ मॉड u प्लस c, u की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे x4 - 9, तो ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया, ये तो हमने पार्ट 3 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इवन डिग्री और डिग्री कॉन्सेप्ट जो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो मैं क्या करूंगा, x⁴ की जो टर्म है इसको क्या लिख लूंगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। उससे क्या होगा, अब मैं x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वल टू u दैट इज द डिग्री 2 टर्म, और यहाँ पे आएगा डिग्री 1 टर्म विद dx, वो किस में चेंज हो जाएगा, du में चेंज हो जाएगा। तो du यहाँ पे आएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, तो यहाँ से x dx की जो वैल्यू है वो आएगी du डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2, वो तो आ गया ये कांस्टेंट, ये आएगा du अपॉन u स्क्वायर माइनस 9। तो ये देखिए अभी मैंने पहले डिस्कस किया था u स्क्वायर माइनस 1 वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या है, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा u+3 और u-3, उसका डिफरेंस हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे या हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट में और इनका डिफरेंस जो है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो 1/12 बाहर आ जाएगा और ये आएगा इन दोनों का इंटीग्रेशन। इसके बाद में आप फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये log ऑफ मॉड u-3 आएगा, ये log ऑफ मॉड u+3 आएगा, और सब्ट्रैक्शन है तो u-3 अपॉन u+3 आएगा। तो ये बेसिकली मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई किए हैं। u की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x स्क्वायर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक तो ये आंसर आएगा और एक ये आंसर आएगा, और इन दोनों का एडिशन, तो वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए जो पार्ट 3 में भी डिस्कस किए हमने और पार्ट 4 में भी हमने डिस्कस किए। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट में हम रिकैप करते हैं, ये 3 क्वेश्चंस थे, तो इनको देख के कैसे पता लगा, जब डिग्री इवन ऑड कॉम्बिनेशन है तो आप नोटिस करिए इवन डिग्री का होल स्क्वायर बना के तो कहीं पे हम सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर सकते, और यहाँ पे देखिए 4 और 3 इसको तो अलग अलग करके कर सकते हैं, 1 डिग्री लेस कॉम्बिनेशन, ये डिग्री इवन ऑड कॉम्बिनेशन, तो इसका स्क्वायर बना के इसको अलग लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक गाइस टू द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट्स पार्ट 5। लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए एल्जेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड,
हमने डिस्कस किया था ऑड इवन डिग्री कॉम्बिनेशन, और हमने डिस्कस किया डिनोमिनेटर में अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो फैक्टर्स हमें पता है तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब में, देखिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं u सब्स्टिट्यूट करता हूँ sin x को, और अगर मैं sin x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आता है cos x, और अगर मैं u सब्स्टिट्यूट करता हूँ cos x को, उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है माइनस ऑफ sin x। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे sin के लिए cos आ रहा है और cos के लिए क्या आ रहा है sin। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस में ये चेक करेंगे sin और cos कॉम्बिनेशन, जिस तरह से ऑड इवन डिग्री का मैंने डिस्कस किया ना, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में होता है sin cos कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन में दिखेगा। और एक और जो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है वो है tan x। अगर tan x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर x। तो tan x के जो क्वेश्चंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन के, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सब्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ उन क्वेश्चंस में नहीं लगता जिसमें sec स्क्वायर x न्यूमरेटर में होता है, ये और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बाद में जब वीडियोस बनाऊंगा उनमें डिस्कस करूंगा, तो आप ये ध्यान रखिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो भी मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा अलग से, उनमें मैं डिस्कस करूंगा। अभी हम कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें साइन के साथ कॉस है, कॉस के साथ साइन है, या टैन के साथ सेक स्क्वायर एक्स है। तो देखिए, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 के 2 क्वेश्चंस और मिसलेनियस एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है साइन कॉस कॉम्बिनेशन के ऊपर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहली एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, इस क्वेश्चन में पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है, इसमें भी पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे भी पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है। तो मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 28 से। तो हमें पता है कोसाइन कहाँ पे आना चाहिए, अगर जो चीज न्यूमरेटर में है, यहाँ पे क्या है कोसाइन, तो ये आएगा डिफरेंशिएशन के बाद। तो इसके मतलब क्या है, जिस चीज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या आएगा साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है कॉस, तो इससे क्या हो जाएगा, इसको मैं टी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा dt या du की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अब मैं sin x को u सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा 1 प्लस साइन एक्स को u सब्स्टिट्यूट करूंगा। u भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, तो हम क्या करते हैं u स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे क्या होगा अंडर रूट डी यहाँ से हट जाएगा। और देखिए, sin x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशिएशन cos x आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो इससे क्या होगा क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। तो sin x cos x कॉम्बिनेशन हमको आइडेंटिफाई करना है। अगर न्यूमरेटर में cos x है तो कहीं ना कहीं sin x होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट साइड में आएगा u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2u, और उसका एलिमेंट वो आएगा du। फिर यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन cos x, इसका एलिमेंट dx। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, cos x dx की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2u du, डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर। इस तरह से अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये u बाई अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ du, वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ u प्लस c। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, साइन कॉस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे cos x dx, तो कहीं ना कहीं साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में sin x, ये sin x का होल स्क्वायर है। हम इस पूरी टर्म को t नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, क्योंकि हमें सिर्फ sin x को t सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो sin x को ही हम t सब्स्टिट्यूट या u सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे क्या होगा ये du में चेंज हो जाएगा। तो हम वही कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, cos x dx को हम क्या पुट कर देंगे du, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा du अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस u स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला, एक्सरसाइज 7.4 में इससे रिलेटेड फार्मूलेज गिवन है। तो अगर आपको फार्मूले पता है तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाद में हम फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो फार्मूले कैसे आते हैं, एक अलग फीचर वीडियोस में मैं यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आप ये फार्मूले आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, ये होता है साइन इनवर्स x बाई दैट इज u बाई 2। तो ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर लिया, u की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए sin x, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ sin x बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब देखिए ये वाला 31st क्वेश्चन, इसमें भी दिख रहा है हमें न्यूमरेटर में साइन है तो कहीं ना कहीं कॉस दिखते हैं, हम चेक करते हैं, यहाँ पे कॉस हमें मिल रहा है और 1 के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे आएगा u इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स dx। तो साइन एक्स dx को पुट कर देंगे माइनस du, तो क्वेश्चन आएगा माइनस du बाई यू स्क्वायर। तो अब हम लगाएंगे सिर्फ u की पावर -2 का इंटीग्रेशन, वो क्या होता है माइनस 1 बाई यू, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 बाई यू की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इन तीनों क्वेश्चंस में हमने अप्लाई किया sin x cos x कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे, ये 3 क्वेश्चंस और हैं एक्सरसाइज 7.2 के। अब ये ध्यान रखिए sin x cos x जो कॉम्बिनेशन है उसमें एंगल सेम है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए साइन ऑफ कुछ तो एंगल है ax प्लस बी, सेम एंगल कॉस में है ax प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दूसरा क्या हो जाएगा dx के साथ इंटीग्रेशन में सॉल्व हो जाएगा। और ये एक लीनियर फंक्शन है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म ही आएगी। ठीक है, तो वही हम अप्लाई करेंगे, इसको मैं u सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये पार्ट इसके साथ कंबाइन करके क्या हो जाएगा du में चेंज हो जाएगा। तो sin x cos x कॉम्बिनेशन तब भी लगता है जब साइन के अंदर क्या है लीनियर एंगल है, दोनों में सेम है कोई भी एंगल, यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है साइन को sin ax प्लस बी को लिखेंगे u, du क्या आएगा cos ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a dx। तो cos ax प्लस बी dx क्या हो जाएगा du बाई a, और ये क्या आएगा u, तो u du बाई a की फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आएगा 1/a u² 2 + c, u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे sin ax + b। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो सेम एंगल भी अगर हमें दिखता है साइन कॉस के कॉम्बिनेशन में, जैसे देखिए 27वें क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए cos 2x है, यहाँ पे क्या है sin 2x, तो मुझे सेम एंगल यहाँ पे दिख रहा है और sin 2x क्या है न्यूमरेटर में अलग से बाहर है, तो मैं cos 2x को क्या पुट कर सकता हूँ u², अंडर रूट में है तो स्क्वायर की टर्म में पुट कर लीजिए, तो ये क्या आएगा 2u du = -2 टाइम्स ऑफ sin 2x dx। आपके लिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए, यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू डू द डिफरेंशिएशन, नहीं तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगाना, ये सब आपको आसानी से आना चाहिए। अब हम यहाँ पे sin 2x dx की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी -u × du, तो ये आएगा √u² - u × du। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं -u², तो कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था, सेम एंगल अगर हमें दिख रहा है साइन कॉस के कॉम्बिनेशन में, तो भी हम क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे भी देखिए न्यूमरेटर में sin x की टर्म है और अंदर क्या है एंगल में sin ऑफ cos x, तो ये जो एंगल है ये क्या है cos x, इसको अगर मैं थीटा सब्सटीट्यूट या u सब्सटीट्यूट कर लूंगा तो ये आएगा sin u, और sin x और dx की टर्म किस में आ जाएगी, du में आ जाएगी, तो ये तो पूरा du हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin u, तो ये भी क्या हो जाएगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी sin x cos x कॉम्बिनेशन है, तो du क्या आएगा -sin x dx, sin x dx की जगह हम पुट कर देंगे -of du, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा -of sin u du। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आएगा cos u + c, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos। इसी तरह से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। u की वैल्यू पुट कर देंगे cos x, तो आएगा cos of cos x + c, तो ये हमारा 17th क्वेश्चन का आंसर है। अब हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो साइन कॉस के कॉम्बिनेशंस पे बेस मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ये भी पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है, यहाँ मुझे दिख रहा है tan x, तो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ हमेशा sec² x, मुझे यहाँ दिख रहा है 1/cos² x और न्यूमरेटर में क्या चाहिए sec² x, तो मैं क्या कर लूंगा इस 1/cos² x को इस तरह से लिख लूंगा sec² x dx, और न्यूमरेटर में आएगा 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे tan x को भी u सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, जिससे sec² x dx du में चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे दिख रहा है tan x के साथ में कॉन्स्टेंट टर्म, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को u सब्सटीट्यूट कर दूंगा, क्योंकि उसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा sec² x dx ही आएगा। तो ये मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, u को लिख लूंगा 1 - tan x, du आएगा -of sec² x dx, और sec² x dx के लिए लिख लेंगे -of du, और ये क्या आएगा अपॉन में u², तो क्वेश्चन आ जाएगा -of du अपॉन u²। इसको इंटीग्रेट करेंगे -1/u आएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1/u + c, u की वैल्यू पुट कर देंगे 1 - tan x, तो ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। सो वी हैव सीन साइन कॉस कॉम्बिनेशंस एंड tan एंड sec² x कॉम्बिनेशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखिए इन तीनों क्वेश्चंस को, इसमें अगर हम नोटिस करेंगे cot x log of sin x, log की टर्म्स है हर किसी में, तो इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, वो ये 4 फॉर्मूले हैं, tan x का log of sec x, cot x का log of sin x, sec x का log of sec x + tan x, cosec x का log of cosec x - cot x। तो अगर आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन log के अंदर दिखता है और वो भी न्यूमरेटर में, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आ रहा है log of sin x, ठीक है, तो समझ जाइए कि आपको सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए log of sin x ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर मैं इसको दोनों तरफ सब्सटीट्यूट डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log of sin x, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, तो यहाँ पे आएगा cot x, तो इसका मतलब क्या है log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cot x ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ नोटिस करते हैं यहाँ पे क्या है cot x dx के साथ है, तो अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूं u = log of sin x, तो उससे क्या आएगा du आएगा cot of x dx। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये पार्ट तो हो जाएगा du और ये हो जाएगा u, तो u du का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं u²/2, तो आप इजीली तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, वो कैलकुलेशन में यहाँ पे नहीं करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है log of sec x, तो मैंने क्या बोला जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन अगर log के अंदर आ रहा है उसी को हम सब्सटीट्यूट करेंगे u, और उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा tan x, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dx अपॉन cot x, वो क्या होता है ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा tan x, तो यहाँ पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे tan x, इसको इस तरह से लिख लेंगे log of sec x का होल स्क्वायर dx, और ये क्या है log of sec x को मैं पुट कर दूंगा u, और उससे क्या आ जाएगा ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट चेंज हो जाएगा du में, और ये इस पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये क्या आएगा du, ये तो du हो गया और ये आ गया u², तो u² du का इंटीग्रेशन वो आप इजीली कर सकते हैं। अब सिमिलर तरीके से यहाँ पे देखिए log sec x tan x को प्लस tan x को u पुट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x dx, देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या है sec x dx, तो ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ही हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको u सब्सटीट्यूट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा log of sec x + tan x का sec x dx, तो sec x dx क्या हो जाएगा du में चेंज हो जाएगा, तो ये भी क्या आएगा u du का इंटीग्रेशन, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब देखिए लास्ट में हम कवर करते हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस, तो मैंने आपको बताया इसको देख के हम कैसे आइडिया लगाते हैं, तो log sin x, log sec x, log a, तो इनको तो u पुट करना है। यहाँ पे देखिए sin cos सेम एंगल, sin cos सेम एंगल, sin cos सेम एंगल, sin cos सेम एंगल, यहाँ पे देखिए cos और sin, तो यहाँ पे भी देखिए sin और cos सेम एंगल, और ये क्या है sec² x tan x, तो देखिए हम डायरेक्टली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस अब एक ये क्वेश्चन रह गया, ये मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, तो यहाँ पे भी देखिए अगर मैं इस डिनोमिनेटर की टर्म को
यहाँ पे अगर मैं नोटिस करता हूँ, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इसको लिख सकता हूँ 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, क्योंकि 6 और 4 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे नोटिस करूंगा तो न्यूमरेटर में भी क्या है, 2 और 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो अगर मैं 3 cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, -3 sin x, और 2 sin x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2 cos x। वो कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है dx के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इस टर्म को मैं पुट कर लेता हूँ इक्वल टू u, तो उससे क्या होगा, ये न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो du में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, du डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 तो कॉमन आएगा, ठीक है। इस तरह से du डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई u, तो du बाई 2u का इंटीग्रेशन ये आएगा, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन अगर आता है तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से ध्यान रखते हैं, साइन कॉस कॉम्बिनेशन, tan और sec स्क्वायर x कॉम्बिनेशन, और उसके बाद में क्या था, लॉग के अंदर कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको u सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। वेलकम बैक गाइस टू द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट्स पार्ट 6। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे लॉगरिथम के ऊपर बेस्ड अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिर्फ लॉग की टर्म है और x, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस में हम कैसे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। देखिए अब मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है लॉगरिथमिक फंक्शंस में, उसमें हम जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन चेक करते हैं डिनोमिनेटर में, पहले हमेशा कहाँ चेक करते थे, न्यूमरेटर में। ऐसा क्यों है, देखिए, क्योंकि अगर मैं log x को u सब्स्टिट्यूट करता हूँ और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x और उसका एलिमेंट dx। तो यहाँ पे देखिए ये जो x है ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल में चेंज हो गया, दैट इज 1/x, ठीक है। तो log का अगर कभी भी क्वेश्चन इसमें सिर्फ लॉगरिथम की टर्म्स हैं और x की टर्म्स हैं तो हमेशा चेक करिए dx/x अगर वहां पे है तो आप log x को u सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, तो ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है dx/x, ठीक है, और मुझे दिख रहा है log x। तो जैसे ही मुझे dx/x दिखा, बेसिकली यहाँ पे x क्यों देख रहा हूँ मैं, क्योंकि log के अंदर क्या है x, वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल में चेंज हो गया। तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, log x को u रख लेता हूँ, ताकि क्या होगा, dx/x du में चेंज हो जाएगा और ये क्या आएगा, u² du, ठीक है। तो वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो u लिख लेंगे log x, du आएगा dx/x को du लिख लेंगे, log x को u लिख लेंगे, इंटीग्रेशन आएगा ये, इसका इंटीग्रेशन आएगा u³/3, ठीक है, प्लस c, और u की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, log x, तो आंसर आएगा log x का होल³/3 प्लस c। तो इस तरह से हम लॉगरिथम के डिफरेंशिएशन का आइडिया लगाते हैं। हमें क्या चेक करना है, अगर log x की टर्म है वहां पे और वहां पे dx/x अगर हमें अलग से मिल रहा है तो आप log x की टर्म को u सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जनरली क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे तो हमें दिख रहा है dx/x दिख रहा है हमें और log x दिख रहा है, तो ये क्या है, log x को लिख लेंगे u, ठीक है। तो ये dx/x क्या आ जाएगा, du में, तो ये u की पावर m में चेंज हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे u² था, यहाँ पे u की पावर -m आएगा, तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, तो कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मुझे क्या दिख रहा है, dx/x, ठीक है। तो log x को अगर मैं u सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो dx/x क्या हो जाएगा, du में चेंज हो जाएगा। लेकिन सिमिलर तरीके से प्रीवियस जो पार्ट्स में मैंने डिस्कस किया उसके साथ में क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट को कंबाइन करके ही मैं u सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। उससे क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो मैं क्या करूंगा, u पुट कर दूंगा 1 + log x, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, du = dx/x, तो dx/x की जगह आ जाएगा du, ये आएगा u²। तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मुझे दिख रहा है dx/x, ठीक है, x यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और मैं क्या करूंगा, फिर इसको अलग से लिख लूंगा, x को कॉमन ले लूंगा, क्योंकि मुझे log x का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से x कॉमन लेके इसको क्वेश्चन को इस तरह से लिख लूंगा। उससे क्या होगा, मुझे dx/x यहाँ पे दिख जाएगा और 1 + log x दिख जाएगा, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। तो मैं क्या करूंगा, u = 1 + log x, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, इसीलिए मैंने सिर्फ log x को u सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ताकि सीधे हम क्या कर देंगे, dx/x की जगह लिख लेंगे du, ये आएगा du/u। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ mod u + c, u की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 + log x। तो हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं अभी तक इतनी देर से, dx/x, अगर log का क्वेश्चन है तो। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मुझे कैसे सॉल्व करना है, क्या आइडिया क्या है क्वेश्चन का। तो log का क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे x की टर्म्स दिख रही है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सोचता हूँ कि dx/x मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो मुझे यहाँ पे dx/x दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, log x को अगर मैं u पुट कर दूं तो क्या पता ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब हम u सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कुछ ना कुछ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन की dx के साथ कंबाइन होकर du में चेंज हो रही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है dx/x के अलावा x + 1 भी है, ठीक है, और मुझे दिख रहा है ये पूरी एक टर्म है, अगर मैं इसको u पुट करूंगा तो ये e की पावर u में चेंज हो जाएगा, इसको मैं नहीं हटा सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि क्या पता मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँ u, ये पूरा जो पार्ट है x + log x, अगर मैं इसको u सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो क्या पता ये जो पूरा पार्ट है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, du में चेंज हो जाएगा। तो वो मैं करके देखता हूँ। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कभी भी इन्वॉल्व हैं, जैसे log x है और एक x है, मतलब ये क्या है, ये तो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, वो क्वेश्चंस हमेशा सिर्फ 2 ही मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, या तो वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होंगे या वो सॉल्व होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं अलग अलग। यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन में कुछ फंक्शन है तो वो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा, और सब्स्टिट्यूशन को इसीलिए ट्रिकी बोलते हैं।
ठीक है, तो वो क्या होगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, और जितना आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन आपको इजीली आप क्वेश्चन को देख के ही लगा लेंगे आइडिया कि कैसे मेरे को अप्लाई करना है। तो जैसे देखिए मैंने इसको यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्वेश्चन में दिख गया था कि ये वाला पार्ट डी में चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस इसका आएगा वन बाय एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स डी एक्स। तो मेरे को ये यहाँ पे दिख गया था कि अगर मैं log x को, तो मैंने पहले आइडिया लगाया इसको u सब्स्टिट्यूट करने का क्योंकि यहाँ पे dx अपॉन x है, लेकिन मुझे यहाँ पे x दिख रहा था तो मुझे दिख रहा था वन प्लस वन बाय एक्स, और इसको अगर आप सेपरेट करेंगे तो वन प्लस वन बाय एक्स ही आएगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन अगर स्ट्रांग है तो इंटीग्रेशन अप्लाई करना आसान है। ठीक है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा du और ये आएगा यू स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर du, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यू क्यूब बाय 3, यू की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस x प्लस लॉग एक्स, क्योंकि आंसर हमेशा किस में लिखते हैं, x की टर्म्स में ही लिखते हैं। तो ये हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है लॉग की टर्म है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है यहाँ पे, तो मुझे पता है दो ही मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या सब्स्टिट्यूशन, उन्हीं मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अभी इंटीग्रेशन पार्ट्स तो हम बाद में चेक करते हैं, पहले हमेशा चेक करेंगे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या, लॉग का क्वेश्चन है, लॉग के अंदर है x और मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिवीजन में x, तो मुझे dx बाय x की टर्म दिख रही है, तो मैं क्या करता हूँ लॉग के स्क्वायर को पहले ऐसे लिख लेता हूँ, लॉग ऑफ x अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स और एक्स प्लस वन, और मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे अंदर x और x प्लस वन है, डिनोमिनेटर में क्या है x और x प्लस वन। तो मुझे आइडिया लग रहा है कि अगर मैं इस लॉग की टर्म को u सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या पता है इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं, फिर अगर नहीं आएगा तो हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा क्या होता है इंटीग्रेशन में, फर्स्ट टाइम में आंसर जरूरी नहीं है आपका आएगा, आप ट्राई 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 करते रहिए, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, एक बारी में कुछ भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस आपको ज्यादा चाहिए इंटीग्रेशन में। तो इसको मैं u सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूं, लॉग ऑफ a अपॉन बी, वो क्या होता है लॉग a माइनस लॉग बी, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, इस तरह से डिफरेंशिएशन करना आसान है। आप यहाँ पे करेंगे तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर चेन रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बड़ी कैलकुलेशन है, उतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी है, सिर्फ लॉग के डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये क्या आएगा du, यहाँ पे क्या आएगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, लॉग एक्स प्लस वन का वन बाय एक्स प्लस वन, इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा तो एक्स प्लस वन का तो वन ही होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और इनका एलिमेंट क्या आएगा dx। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वन यहाँ आएगा, एक्स यहाँ आएगा, तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स, वो क्या आएगा वन आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे dx अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन, ये पार्ट इसमें आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया यू स्क्वायर डी यू, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा यू क्यू बाई थ्री, पिछले में भी इतने जितने भी क्वेश्चन थे उसमें इसी तरह के इंटीग्रेशन आ रहे थे, यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब बाई थ्री प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स हैं इंटीग्रेशन के लॉगरिथम से रिलेटेड। अगर आपको dx बाय x की टर्म्स जनरली कहीं पे दिखती है तो लॉग की टर्म को अगर आप u सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्वेश्चन जनरली सॉल्व हो जाता है। तो एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए। तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो सब में देखिए dx अपॉन एक्स, 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 यहाँ पे भी क्या है dx अपॉन एक्स। तो लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस में जनरली आपको dx अपॉन एक्स दिखेगा, तो आप सब्स्टिट्यूशन का थॉट अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम बैक गाइस टू द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट्स पार्ट 7। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं इंटीग्रेशन में तो उन क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन का थॉट प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है तो उन क्वेश्चंस को करने के सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन का और दूसरा तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो मैं बाद में आपसे लेटर वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या सब्स्टिट्यूशन दोनों तरीके के अलावा और कोई तीसरा तरीका जनरली होता नहीं है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो इन तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे प्रोसीड करते हैं, देखिए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो देखिए जैसे लॉगरिथम में हमने चेक किया था डिफरेंशिएशन इन द डिनोमिनेटर ऑफ द इंटीग्रेशन, तो वैसे ही हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कहां चेक करते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन चेक करते हैं डिनोमिनेटर ऑफ द इंटीग्रल। तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तरीका यही है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यू। इसी तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें क्या पता होना चाहिए, अब मैंने इसको u सब्स्टिट्यूट किया है तो मुझे du यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो du होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx, तो वो है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए तो हमें tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं आपके साथ एक और मेथड डिस्कस करूंगा जिसके लिए आपको tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता होने की जरूरत नहीं है जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक और मेथड होता है। ठीक है, जनरली मैं वही मेथड अप्लाई करता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, मैं इस तरह से जनरली सॉल्व नहीं करता हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन है कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है क्वेश्चन में हमें देखिए यहाँ दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन कहाँ होता है डिनोमिनेटर ऑफ द इंटीग्रेशन, जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एज वेरिएबल u, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो e की जगह क्या लिखेंगे tan इनवर्स x को लिखेंगे u, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे du, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e रेज़ टू पावर u प्लस c, u की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan इनवर्स x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट मेथड जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट तो हम यही करते हैं इनवर्स फंक्शन को u, लेकिन मैं इसमें क्या इनवर्स के फॉर्मूले यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर u इक्वल टू tan इनवर्स x है तो x को क्या लिख सकता हूँ tan ऑफ u,
इस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब हम यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में आएगा dx, राइट साइड में आएगा tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u, और du आ गया u का एलिमेंट। अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमको u की टर्म्स में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, dx की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे sec स्क्वायर u du, तो ये पार्ट तो du में आ गया। tan इनवर्स x की जगह लिख देंगे u, और x की जगह पुट कर देंगे tan u। तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं e रेज टू पावर u अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर u मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर u du। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ नोटिस करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेम इंटीग्रेशन यहाँ आ रहा है यहाँ पे e रेज टू पावर u मल्टीप्लाइड बाय ड्यू। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से मेथड अप्लाई करके सॉल्व करता हूँ। जनरली मैं इनवर्स के फॉर्मुलेज अप्लाई नहीं करता हूँ। और हमें इस तरह से भी आइडिया लगता है कि हम इस तरह से सब्सटीट्यूट करेंगे। इनवर्स का फंक्शन है तो उसको u सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एक और सब्सटीट्यूशन थॉट प्रोसेस होता है, वो ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, जनरली वो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा। तो उसमें एक्स को सब्सटीट्यूट करते हैं, ए टेन थीटा भी पुट कर सकते हैं, एक सेक थीटा भी हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने एक्स को पुट किया 1 मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, दैट इज टेन थीटा, वही मैंने पुट किया टेन यू। ठीक है, और क्वेश्चन में भी टेन इनवर्स था, उससे भी मुझे पता लग गया यू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, दैट इज एक्स इक्वल टू टेन यू। तो डिफरेंट तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली सेक थीटा को पुट नहीं करते हैं, टेन थीटा की फॉर्म में ही हम पुट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में सेक इनवर्स एक्स होता तो मैं इस तरह से सोच सकता था, नहीं तो मैं क्या पुट करूंगा, टेन थीटा की फॉर्म में ही पुट करूंगा, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन इस और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में भी नोटिस करिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x रेज टू पावर 4, इसको हम पुट कर देंगे u, तो x रेज टू पावर 4 आएगा tan u, इनको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा 4x क्यूब उसका एलिमेंट dx, फिर sec स्क्वायर u उसका एलिमेंट du। अब हम क्या करेंगे, x क्यूब dx को पुट कर देंगे sec स्क्वायर u डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय du, x रेज टू पावर 4, tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को लिख लेंगे u, और x रेज टू पावर 4 को यहाँ पुट कर देंगे tan u, तो ये आएगा tan स्क्वायर u। तो पूरा क्वेश्चन u में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा sin u, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर u, dx x क्यूब का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा sec स्क्वायर u du डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ हम नोटिस करेंगे ये दोनों टर्म्स फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 sin u du, और sin u का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos u। तो ये इसका आंसर है, u की वैल्यू फिर पुट कर देंगे tan इनवर्स x की टर्म्स में, क्योंकि आंसर x में आना चाहिए, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन को देख के पता लग गया, जैसे इनवर्स फंक्शन दिखा उसको u पुट कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में फंक्शन नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए देखिए वो वाला मेथड तभी काम आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो मैंने डिस्कस किया, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, नहीं तो कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन है उसको यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा इंटीग्रेशन का। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम पुट कर देंगे इक्वल टू यू, तो इस तरह से पुट करेंगे, इससे क्या आएगा एक्स की वैल्यू आएगी साइन यू, फिर डी निकालेंगे तो आएगा कॉस यू डी, उसके बाद में क्या करेंगे डी की जगह पुट कर देंगे कॉस यू डी, साइन इनवर्स एक्स को पुट कर देंगे u, और x की जगह हम पुट कर देंगे साइन u, तो पूरा एक्सप्रेशन u में आ जाएगा इंटीग्रेशन का। तो ये आएगा u, यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर u का यहाँ पे आएगा, और ये आएगा cos u du। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करेंगे दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा cos थीटा। तो ये आ गया u du का इंटीग्रेशन, वो क्या होगा u स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, u की वैल्यू पुट कर देंगे हम साइन इनवर्स x, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब साइन थीटा के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए एक और थॉट प्रोसेस होता है, क्वेश्चन में साइन इनवर्स है तब तो हमको लिखना ही है x इक्वल टू साइन यू, लेकिन इस तरह से भी एक्सप्रेशन होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी हम क्या करते हैं x को रखते हैं ए साइन थीटा। यहाँ पे नोटिस करिए अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जनरली 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से रहेगा, अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो 2 साइन थीटा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 साइन थीटा। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन आपको काफी क्वेश्चन में दिखेगा, तो इसमें x को क्या पुट करेंगे साइन थीटा, जनरली कॉस थीटा से सॉल्व नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में साइन थीटा ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, जनरली जो हम इनवर्स के क्वेश्चन का आता है इंटीग्रेशन में उनको स्टार्ट कैसे करते हैं। सो वी स्टार्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज यू, तो जनरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं होगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वीडियो बनाऊंगा। वेलकम बैक गाइस टू द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट्स पार्ट 8। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस के और एग्जाम्पलर एक्सरसाइज के। इन क्वेश्चंस में क्या है, लॉगरिथम की हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करेंगे और उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करेंगे, तो दोनों मेथड्स हम अप्लाई करेंगे, पहले प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम उसके बाद में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ लॉगरिथम की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी लॉगरिथम की ये होती है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है b log a तो उसको हम लिख सकते हैं log a रेज टू द पावर b। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वाइसा वर्सा भी ट्रू है। अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है log 2 रेज टू पावर 3 तो ये पावर को हम आगे ला सकते हैं, और अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 log 2 तो ये 3 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो वाइसा वर्सा हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर रूल ऑफ द लॉगरिथम्स। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लॉग की, वो ये प्रॉपर्टी है e रेज टू द पावर log e2।
तो यहाँ पे नोटिस करेंगे ये जिसकी पावर में हम लिख रहे हैं वो भी ई है और लॉग का बेस भी क्या है ई। अगर इस तरह से मैच हो जाता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी वैल्यू है। तो ई रेस टू द पावर लॉग ई, इतना पार्ट हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जगह ई होना चाहिए, क्योंकि लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लॉग 3 रेस टू पावर लॉग 3x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जिसकी पावर है वो भी 3 है और लॉग का बेस भी क्या है 3। तो ये पूरा पार्ट हटा के हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स। तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। जनरली मैथ्स में क्या होता है, लॉग टू द बेस ई ही होता है अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो इसी तरह से हम ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पीछे एक्सप्रेशंस गिवन थे, ई रेस टू द पावर 5 log x। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम ये 5 को ले जाएंगे पावर में, तो ये आएगा एक्स रेस टू द पावर 5। अब लॉग का बेस नहीं गिवन है, मैथ्स में हम लेते हैं बेस ई, तो ये लिखा हुआ ई रेस टू द पावर लॉग बेस ई। तो इतना पार्ट हम हटा सकते हैं, सिर्फ क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू द पावर 5, क्योंकि ई और यहाँ पे भी क्या है बेस ई, दोनों मैच हो गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की। इस तरह से भी एक्सप्रेशन है ई रेस टू द पावर लॉग साइन एक्स, या बेस ई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन एक्स। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे हम। ये तो हमने पावर रूल पढ़ा और ये दूसरी प्रॉपर्टी, इनको यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। पहले तो हम इन वैल्यूज को ले जाएंगे पावर में, तो एक्स रेस टू द पावर 5 आएगा लॉग में, एक्स रेस टू द पावर 4, एक्स रेस टू द पावर 3 और एक्स रेस टू द पावर 2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को लिख लिया, तो ये हमने लगाया पावर रूल। अब हम यूज करेंगे कि ई रेस टू द पावर लॉग टू द बेस ई, तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, एक्स रेस टू द पावर 5, यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ एक्स रेस टू द पावर 4, यहाँ आएगा एक्स रेस टू द पावर 3, आएगा एक्स रेस टू द पावर 2। तो क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्योर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगाई, फिर उसके बाद में फिर से हमने प्रॉपर्टी लगाई। अब ये देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आएगा, एक्स रेस टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में से कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ नोटिस करेंगे एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स रेस टू द पावर 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, उसका क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो ये हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन का आंसर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन 4, तो ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या आएगा, एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3। तो सिमिलर तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। तो पहले हम इस पार्ट में लगाते हैं प्रॉपर्टी ई रेस टू द पावर लॉग साइन एक्स। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ साइन एक्स, ई रेस टू द पावर लॉग को हम हटा सकते हैं। तो ये क्या आएगा, कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी मैंने, ये वाली, ई रेस टू द पावर लॉग टू द बेस ई एक्स। यहाँ पे क्या, ई रेस टू द पावर लॉग टू द बेस ई साइन एक्स, तो यहाँ क्या आएगा साइन एक्स। अब ये देखिए ये आ गया सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन है जो प्रीवियस पार्ट्स में मैंने डिस्कस किया था, वो सब्स्टिट्यूशन अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसमें क्या था, साइन कॉस कॉम्बिनेशन, तो हमें दिख रहा है साइन एक्स और यहाँ पे दिख रहा है कॉस एक्स। तो मैं क्या करूंगा, कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सम वेरिएबल यू, और उसका डिफरेंशिएशन क्या है साइन एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यू लिखेंगे कॉस एक्स, डी यू को क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू लिख लेंगे माइनस डी यू, और ये आएगा यू क्यूब। तो ये आ गया हमारा, इसको हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स रेस टू द पावर एन का, तो ये आएगा माइनस यू रेस टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो अब फाइनली हम यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितनी, कॉस एक्स, तो आंसर आएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस सी। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ हमको एक्सपोनेंशियल में लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करना था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उसमें लिखा हुआ है ई रेस टू द पावर 3 log x एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1। तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1, ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, और ये क्या है, ई रेस टू द पावर 3 log x, तो पहले 3 को यहाँ ले जाएंगे तो आएगा एक्स क्यूब, फिर आएगा ई रेस टू द पावर log x क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं, और ये पावर माइनस 1 है तो ये आएगा डिवीजन में। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन का। तो यहाँ नोटिस करेंगे डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसकी डिग्री क्या है, इक्वल टू 4, और यहाँ पे टर्म की डिग्री क्या है, इक्वल टू 3। तो हम डिग्री 4 की टर्म को अगर यू पुट कर देंगे तो डिग्री 3 की जो टर्म है वो डिफरेंशिएशन में आ जाएगी, दैट इज एक्स क्यूब डीएक्स। ठीक है, तो एक्स रेस टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन आया 4x क्यूब, तो एक्स क्यूब डीएक्स को पुट कर देंगे डी यू डिवाइडेड बाय 4। तो एक्सप्रेशन आएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, ये आएगा डी यू बाई यू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड यू प्लस सी। अब हम यू की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1। तो ये हमारा आ गया इस पार्ट का आंसर। तो देखिए ऐसे करके हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। तो इन तीनों पार्ट्स में जो थी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने ये सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। वेलकम बैक गाइस टू द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट्स पार्ट 9। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जनरल मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे e की रेस टू पावर 2x, e रेस टू पावर x एंड सो ऑन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो मैं इन क्वेश्चंस को मैं जनरल मेथड से सॉल्व नहीं करूंगा, इन क्वेश्चंस में मैं कुछ ऑब्जर्वेशन करूंगा जिसके थ्रू मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये दोनों क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ यूज करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिनोमिनेटर में ई रेस टू पावर 2x है, न्यूमरेटर में भी क्या है, ई रेस टू पावर 2x है, और यहाँ पे भी ई रेस टू पावर माइनस 2x है, यहाँ पे भी ई रेस टू पावर माइनस 2x है। और मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में गिवन होता है। तो अगर मैं ई रेस टू पावर 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो समथिंग सिमिलर टू दिस टर्म आएगी, और इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा तो समथिंग सिमिलर टू दिस टर्म आएगी। तो उसी लॉजिक के बेस पे मैं क्या करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सम वेरिएबल यू, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा अगर,
तो मुझे मिलेगा डी यू इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2, उसका मल्टीप्लीकेशन, ये मैंने क्या किया, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई कर लिया, और ई रेस टू पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन सिमिलर तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय द एलिमेंट dx। ठीक है, तो मैंने डी यू को निकाल लिया इसकी टर्म्स में। अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉमन आएगा ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय dx। और अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे न्यूमरेटर में यही टर्म गिवन है, तो इस टर्म को अब मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा डी यू डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा डी यू डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा यू। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर इसमें चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे डी यू बाई यू का, तो आएगा लॉग ऑफ मॉड यू प्लस सी। अब यू की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वापस ये टर्म ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ये आ जाएगा। तो ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, न्यूमरेटर में भी 2 ई रेस टू पावर x की टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी ई रेस टू पावर 2x की टर्म्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा था कि माइनस 2x का डिफरेंशिएशन के साथ माइनस साइन आता है जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स 1 है, तो इस क्वेश्चन को इसमें हम चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई रेस टू पावर x से डिवाइड कर लूंगा, तो यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये ई रेस टू पावर x से डिवाइड होगा, तो ई रेस टू पावर 2x अपॉन ई रेस टू पावर x, वो क्या आएगा, ई रेस टू पावर x, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन ई रेस टू पावर x, तो होगा ई रेस टू पावर माइनस x। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में टर्म्स आएंगे ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस x, माइनस आएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में आएगा प्लस साइन के साथ। तो मुझे फिर से दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन और प्लस ई रेस टू पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्सटीट्यूट कर लूंगा यू, तो फिर से ये क्वेश्चन डी यू बाई यू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, सिर्फ हाफ की टर्म यहाँ पे नहीं आएगी। अब हम वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। अब इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ जनरल मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस में तो क्या था, वो सेम ही फंक्शंस न्यूमरेटर में क्रिएट हो गए थे, यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो जनरल मेथड क्या होता है, ई रेस टू पावर x के क्वेश्चंस में जिसमें ई रेस टू पावर x की टर्म्स है और कांस्टेंट टर्म है, उनको सॉल्व करने का तरीका होता है हम ई रेस टू पावर जो भी है उसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं सम वेरिएबल u, इससे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में भी आप इस तरह से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो है हमारा फर्स्ट स्टेप, तो इससे अब हम निकालेंगे डी यू इक्वल टू ई रेस टू पावर x dx, यहाँ पे ई रेस टू पावर x dx की जो टर्म है उसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा डी यू, और ई रेस टू पावर x की जगह मैं लिख लूंगा u, तो जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा डी यू अपॉन 1 प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस यू। तो ये अब हमारा क्वेश्चन रह गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये 2 फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भी आता है तो एक मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जिसके इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर में, तो हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेथड क्या होता है, ई रेस टू पावर x के क्वेश्चंस में सब्सटीट्यूट करते हैं ई रेस टू पावर x को u, फिर अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन जब सीखेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फास्ट तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कौन से केस में अप्लाई होता है, जब डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स का डिफरेंस निकालते हैं। इन फैक्टर्स का डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, वो कितना आ रहा है, इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं न्यूमरेटर को u प्लस 2 माइनस u प्लस 1, ये फैक्टर का डिफरेंस एक कांस्टेंट टर्म है। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सपोज यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाता 2 या 3 तो हम क्या करते हैं, उस नंबर से इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे 2 पार्ट्स में, u प्लस 2 अपॉन u प्लस 2 u प्लस 1 उसको अलग कर लेंगे, उसमें u प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन u प्लस 1, और यहाँ पे u प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन u प्लस 2। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो पहला आएगा log ऑफ मॉड u प्लस 1, दूसरा आएगा log ऑफ मॉड u प्लस 2। अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a माइनस log b दैट विल बी log ऑफ मॉड a अपॉन b। तो यहाँ पे अब हम u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे ई रेस टू पावर x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सो आवर मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं विद कांस्टेंट टर्म्स, हम क्या करते हैं, ई रेस टू पावर x को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं u, और उसके बाद में अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फास्ट मेथड टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, इससे हम डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है उनका डिफरेंस इट शुड बी ए कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे मुझे भी सिर्फ ई रेस टू पावर x की टर्म्स यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें क्या था, ई रेस टू पावर में एक्सपोनेंशियल में टर्म्स सेम थी। अब मैं पहले क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ई रेस टू पावर माइनस x को लिख लेता हूँ 1 अपॉन ई रेस टू पावर x, इसके बाद में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू पावर x, तो वो जो अपॉन ई रेस टू पावर x है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ई रेस टू पावर x dx मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है और मुझे पूरा क्वेश्चन ई रेस टू पावर x में दिख रहा है, तो मैं यू लिख लूंगा ई रेस टू पावर x, आई विल सब्सटीट्यूट दिस वेरिएबल। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, ई रेस टू पावर x dx तो चेंज हो जाएगा डी में, और u की जगह लिख देंगे हम ई रेस टू पावर x, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स u। हमने सिर्फ वेरिएबल यहाँ पे चेंज किया, अब u को लिख लूंगा मैं ई रेस टू पावर x, तो ये हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था,
आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में यही डिफिकल्ट पार्ट होता है। अगर आपको एक बार स्टार्ट मिल जाएगी तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो भी आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ई रेस टू पावर एक्स है तो सिर्फ यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ई रेस टू पावर एक्स को टी यू लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा यू प्लस वन बाई यू। उसके बाद में क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा और लास्ट में आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ सकता है अगर डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब एक बार रिवाइज करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को वन टाइम। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 ये टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस थे जिनको हम एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ई रेस टू पावर 2x को लिख लीजिए टी, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे भी ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन आएगा और यहाँ पे डी टी अपॉन टी की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन आएगा। तो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर आएंगे, न्यूमरेटर में एक फैक्टर आएगा। आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप सिमिलर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसमें मैंने आपके साथ मेथड डिस्कस किया। So our method is we have to substitute e raised to power the variable as u and we will have to apply partial fraction if necessary. Welcome back guys to the integration concepts part 10. यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू सीबीएसई एज वेल एज जे। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इस क्वेश्चन में अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दो टाइप की टर्म्स हैं। यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है एक्स रेज़ टू पावर 4 का फंक्शन है और उसकी पावर है फ्रैक्शन में। तो ये जो मेथड हम अप्लाई करते हैं ये उन क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं जिसमें इस तरह की टर्म्स होती है कि एक पॉलिनोमियल या एक्स की पावर का फंक्शन होता है, उसकी पावर फ्रैक्शन में होती है। हम क्या करते हैं उस टर्म को रीराइट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं उसमें से एक टर्म कॉमन लेते हैं इनसाइड से। मैंने एक्स की पावर 4 को कॉमन लिया। हम इस तरह से कॉमन लेते हैं कि ये जो पावर है जब मैं इस पावर के बाहर इस टर्म को लेके आऊँ जिसको मैंने कॉमन लिया है तो उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो हम इस तरह से जनरली कॉमन लेते हैं। तो ये क्या आएगा एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स की पावर 4 की पावर 3/4 वो आएगा एक्स क्यूब। और जो रिमेनिंग टर्म है उसको ऐसे लिख लेंगे। ऐसा लिखने से क्या होगा देखिए अब हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इस इंटीग्रेशन क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर वो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा एक्स रेज़ टू पावर 5 और रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा ये। तो इससे क्या क्वेश्चन होगा, ये चेंज हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो हमारा मेथड क्या था, इसमें दो टर्म्स बन जाएगी। एक टर्म में आएगी डिग्री -4 आ रही है यहाँ पे और जो दूसरी टर्म आएगी डिग्री एक्स के साथ जो आएगी dx के साथ उसकी डिग्री क्या आएगी, यहाँ पे जो टर्म की डिग्री आएगी उससे एक डिग्री लेस आएगी। तो यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे क्या है -5। तो इसका मतलब 1 डिग्री का गैप है। तो हम क्या लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे क्या आएगी डिग्री -4 की टर्म किसमें चेंज आएगी डिग्री -5 की टर्म। तो हम यहाँ पे dx अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 5 को फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे -du डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा। तो ये आएगा -1/4 तो बाहर आ जाएगा, ये आएगा du अपॉन u की पावर 3/4। तो देखिए अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया एक्स रेज़ टू पावर n में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर में +1 करेंगे डिवाइड बाय पावर में +1, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो u को हम लिख लेंगे फिर 1 + 1 एक्स रेज़ टू पावर 4 की पावर 1/4 + c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे हमारा मेथड क्या था, जनरली क्या होती है एल्जेब्रिक फंक्शंस में दो टर्म ऐसी हैं, एक टर्म इस तरह से होगी कि जिसकी पावर क्या है फ्रैक्शन में। उन क्वेश्चंस में हम ये मेथड अप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन वाली टर्म से में एक टर्म कॉमन लेते हैं ताकि वो जो फ्रैक्शन के बाहर आए ताकि वो क्या बने उसकी पावर फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा मेथड है। बेस्ड ऑन द सिमिलर मेथड लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। यहाँ पे भी मुझे क्या दिख रही है, दो टर्म्स दिख रही है एक्स की पावर की और यहाँ पे इसकी पावर क्या है हाफ। तो मैं क्या करूंगा इसमें से एक्स की पावर की टर्म कॉमन लूंगा। तो देखिए मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो मैं इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। उससे क्या होगा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जब पावर हाफ के बाहर आएगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा एक्स की पावर 1 में, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं आएगी। यही हमारा आइडिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं इस टर्म को इसके साथ क्लब कर लेता हूँ तो ये आएगा 1/x² और ये आएगा a/x की पावर a/x - 1 की पावर हाफ। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे डिग्री -1 की टर्म है और dx के साथ में जो टर्म है वो क्या है डिग्री -2 की टर्म है। तो डिग्री -1 की टर्म को जब डिफरेंशिएट करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन में तो डिग्री उसकी 1 से रिड्यूस हो जाती है। सो हियर वी विल सब्स्टिट्यूट u = a/x - 1। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो du आएगा -a/x² dx। तो यहाँ पे dx/x² जो है वो आएगा -du/a। तो -1/a तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट टर्म और ये आएगा du/u की पावर हाफ। तो ये एक्स रेज़ टू पावर n का फंक्शन बन गया। ये क्वेश्चन क्या है u रेज़ टू पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय du। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा u रेज़ टू पावर -1/2 + 1 डिवीजन में -1/2 + 1 दैट इज एक्स रेज़ टू पावर n फॉर्मूला। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 तो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में तो ये आएगा -2/u की पावर हाफ। u को अब हम लिख लेंगे a/x - 1। तो ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोनों क्वेश्चंस में एक्स रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला बन गया। तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट में सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 38। यहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है फ्रैक्शनल पावर है फंक्शन की। वो कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इस टर्म को मैं क्या लिख लूंगा, एक्स रेज़ टू पावर 4 को कॉमन ले लूंगा। इस तरह से मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लूंगा। तो कॉमन तो ले लीजिए आप यहाँ पे, फिर एक्स रेज़ टू पावर 4 को अगर हम बाहर लेके आएंगे तो ये एक्स में चेंज हो जाएगा क्योंकि 4 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा वो एक्स की पावर 1 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं न्यूमरेटर में
x 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1 बाय 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय dx। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे x और x रेज टू पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तो नीचे आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1 बाय 4। यहाँ पे भी हम नोटिस करेंगे ये क्या है, डिग्री -3 की टर्म है और dx के साथ कौन सी टर्म है, डिग्री -4 की टर्म है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, डिग्री रिड्यूस हो रही है। तो हम इसको u सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। तो u इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो du क्या आएगा, इसका आएगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx अपॉन एक्स की पावर 4 को लिख लेंगे du डिवाइडेड बाई 3। तो 1/3 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये आएगा u की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई du। फिर से ये x की पावर n का फंक्शन यहाँ पे बन गया। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u की पावर 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1। तो ये क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4/15 u की पावर 5/4। तो यहाँ पे अब u की वैल्यू रख लेंगे 1 माइनस 1 बाय एक्स की। तो ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे भी देखिए x की पावर n के फंक्शन में ये चेंज हो गया। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, इसकी हाफ है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ताकि जब वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा, तो उसकी पावर में फ्रैक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा एक्स की पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं न्यूमरेटर में, ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा dx अपॉन एक्स क्यूब, तो डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में यही टर्म आएगी। अब यहाँ पे भी हम नोटिस करेंगे इसकी डिग्री क्या है, -2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx के साथ डिग्री क्या आएगी, -3। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे u। तो यहाँ पे क्या आएगा, du आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, बहुत ईजी तरीके से आपको फटाफट सॉल्व करना है, ताकि तभी आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे dx अपॉन एक्स क्यूब को लिख लेंगे -du अपॉन 2। तो ये क्या आएगा, -1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा du और यहाँ पे आएगा u की पावर हाफ। फिर से x की पावर n का फंक्शन बन गया, तो क्या आएगा -1/2, डिनोमिनेटर में आएगा 1/2 प्लस 1, न्यूमरेटर में आएगा u की पावर 1/2 प्लस 1। तो ये आएगा u की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉन्स्टेंट्स को, तो आएगा -1/3। u की जगह हम लिख लेंगे 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, जिसमें एल्जेब्रिक फंक्शन की पावर क्या होती है, फ्रैक्शनल पावर होती है, उन क्वेश्चन में हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं, वो टर्म कॉमन लेते हैं ताकि पावर जो फ्रैक्शनल पावर के बाहर आती है तो उसकी पावर फ्रैक्शन में जनरली नहीं रहती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। तो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में भी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, x रेज टू पावर n प्लस समथिंग कांस्टेंट टर्म। तो इसमें क्या करते हैं, हम x रेज टू पावर n में से कॉमन लेते हैं x रेज टू पावर n को। तो यहाँ पे x की पावर कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे x की पावर क्या है 5। तो ये स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, dx अपॉन x होता है, x की पावर n प्लस कांस्टेंट टर्म होती है। तो x की पावर n को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x क्यूब को अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x रेज टू पावर 4 में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ नोटिस करिए, एक्स क्यूब को कॉमन लिया तो ये होगी x की पावर -3, तो ये होगी डिग्री -3 की टर्म। और यहाँ पे क्या आएगा, dx अपॉन एक्स की पावर 4, तो क्या आएगा, डिग्री -4 की टर्म में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x होना क्यों जरूरी है, क्योंकि x की पावर n को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, और वो डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगी, डिग्री उसकी रिड्यूस हो गई, n प्लस 1 तो -1 से रिड्यूस हो गई। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो है dx अपॉन x4 में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम u सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो du क्या आएगा, -3 अपॉन x4 d की पावर x। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x क्यूब। 1 का डिफरेंशिएशन इज 0। तो dx अपॉन x4 को लिख लेंगे -1/3 मल्टीप्लाइड बाई du। तो आएगा -1/3 इंटीग्रेशन के बाद du अपॉन u। तो इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो रहा है, u की पावर के फंक्शन में ही चेंज हो रहा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस थे। यहाँ पे u की पावर -1 है, उसमें u की पावर n प्लस 1 का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ mod u प्लस c। तो u की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलर तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 5 को कॉमन लेंगे तो x की पावर 6 बन जाएगा ये, और वो भी डिवीजन में, तो x की पावर -6 हो गया वो, और यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर -5 आ जाएगा। फिर हम इसको u सब्सटीट्यूट कर देंगे 3 + 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चंस थे, बाकी सारे क्वेश्चंस एक टाइप के क्वेश्चंस थे। आइडिया क्या था, हमको कॉमन लेना है। फ्रैक्शनल पावर्स हैं तो उसमें हम क्या कॉमन लेंगे, इस तरह से कॉमन लेंगे ताकि फ्रैक्शन की जब वो बाहर आएगी पावर, जो टर्म आएगी x की, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। ये हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।